भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम था उसे हमने पढ़ा था। अब हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीश जो पारित अधिनियम है उसे हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इसके जो नोट्स हैं उन्हें पहले हम रीड करेंगे। भारत शासन अधिनियम जिसमें हम महत्वपूर्ण नोट्स को पढ़ेंगे, जिसमें है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया। इसमें सर्वप्रथम हमने जो पहले क्या पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे हमें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। तथा फिर आते हैं हमारे जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब इस गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल कर क्या कर दिया गया था फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट आता है नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की सख्त निहित थी। क्या किया गया था फ्रेंड्स कि इस अधिनियम के द्वारा जो भारत का राज्य सचिव का पद था उसका सृजन किया गया, मतलब बनाया गया, और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की सख्ती निहित थी। नेक्स्ट आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट फ्रेंड आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा क्या किया गया था फ्रेंड्स कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर, कहाँ की प्रेसिडेंसियों को, तो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संतुष्टि के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। नेक्स्ट आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय क्या था फ्रेंड्स, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। किसके तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। परंतु मतदान का अधिकार इस अधिनियम के तहत नहीं दिया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी फ्रेंड्स, निर्वाचन पद्धति का इसमें आरंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया।
इसमें पहले क्या होता था कि वार्षिक बजट पर बहस होती थी, प्रश्न पूछने का अधिकार अधिनियम 1892 में दिया गया था। और 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में क्या किया गया था कि इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। जितने भी विषय थे केंद्र और प्रांतों में, इस अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत इन केंद्र तथा प्रांतों में सभी विषयों को बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। तो इसमें जो है आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
किसके तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसकी व्याख्या भी देखते हैं हम। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसमें पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसमें बताइए फ्रेंड्स। इसमें है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स हम। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो इनमें जो विकल्प दिए गए हैं उसमें 1935 ना होने के कारण उपर्युक्त में से इसमें कोई नहीं क्वेश्चन हो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? नंबर ए 1935, 1937, 1946 या 1947। भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइएगा फ्रेंड्स किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। तो केंद्र में द्वैध शासन जो है वो स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखेंगे पहले फ्रेंड्स हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम इसमें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसमें क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स। इसमें आया है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें दिया है फर्स्ट, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए
पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। नंबर ए में आया है केवल एक कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। केवल 2 और 3 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, या फिर केवल 1 और 3 इसमें है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, या फिर तीनों ही 1, 2 और 3। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसमें इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। मतलब इसमें दिया गया है हमारे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो 1919 में फ्रेंड्स प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला क्या था, आरक्षित, और दूसरा था हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू।